बॉस, हम लोग आज चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार का, लेकिन ज़रा स्किप मत करना, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। सीधा सीधी कह रहे हैं कि इतना समरी टाइप पे संक्षेप में तेरे दिमाग में डाल देंगे कि मरोगे तो लेले देले ऊपरे जाओगे। फंडामेंटल राइट की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला चीज़ है कि इसको मौलिक अधिकार कहा क्यों गया, क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए जिन मूलभूत अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या व्यक्तित्व अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, तो फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आता है। ध्यान रख लेना, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या था कितना, तो 7, लेकिन अभी है कितना, तो 6। किसको हटाया, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। कब हटाया, तो 1978 में हटाया। केवां संविधान संशोधन के तहत हटाया, तो 44वां संविधान संशोधन। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप का नोट्स बनाओगे ताकि एक बार पता चल जाए। हल्का हल्का लिख लोगे कि 7 अधिकार था, अब यहाँ लिखेगा अब 6 अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब रखा कौन सा अधिकार है भाई, तो 6 कौन कौन है, तो उसमें एक आता है समता का अधिकार। हमने अभी पहले ही बतलाया कि इसको मौलिक क्यों कहा। मौलिक का मतलब क्या होता है बॉस, ओरिजिनल। एक ऐसा अधिकार जो मानव को चाहिए ही, तो उस चाहिए ही में कौन कौन सा अधिकार हर हाल में चाहिए। तो एक सिंपली तुम सोच के देखो, एक आज़ाद राष्ट्र के नागरिक होने के कारण हर नागरिक, चाहे वो अंबानी का बेटा हो, अडानी का बेटा हो, या भारत की सरजमी पर जन्मा हुआ कोई भिखमंगा का बेटा हो, बतलाओ कानून की निगाह में हर हाल में बराबर का राइट होना चाहिए या नहीं। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति एक देश का नागरिक होने के नाते देश के कोने कोने में जा सकता है कि नहीं। एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते वह सरकार की नीतियों की आलोचना और अच्छी नीतियों की सराहना करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं। एक आज़ाद राष्ट्र का नागरिक होने के नाते तुम ही बतलाओ कि अपनी मनपसंद नौकरी करना हो तो कर सकता है कि नहीं। वो जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सकता है या नहीं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है कि नहीं। और अगर इन तमाम अधिकारों में, चूंकि मानव है तो मानव का शोषण नहीं कर सकता, लेकिन अगर इन तमाम अधिकारों का कोई उल्लंघन करता हो तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि नहीं। इन्हीं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक तत्वों को प्रस्तुत करता है बॉस। मतलब इसके विरुद्ध आपको जाने का कोई राइट नहीं है। आप कहो कि चले गए तो आपके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, ये वाद योग्य है। ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 में उसमें हम उठाते हैं अभी समता का अधिकार। ध्यान रखना, समता के अधिकार का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। ये समता का अधिकार क्या कहता है? समता का अधिकार सीधे तौर पर कहता है कि एक आज़ाद राष्ट्र के नागरिक होने के नाते भारत के तमाम नागरिकों के लिए जो भी नियम कानून कायदे होंगे वो सारे अर्थों में और सच्चे अर्थों में एक जैसे होंगे। किसी पर कम तो किसी पर ज़्यादा का प्रभाव नहीं होगा। कानून की निगाह में हर कोई बराबर होगा। ये वंद देता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, और वो है समता का अधिकार। उसमें अनुच्छेद 14 साफ शब्दों में कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून की निगाह में हर कोई बराबर होगा। चाहे हिंदुस्तान का वो राष्ट्रपति हो या हल चलाने वाला चरवाहा हो, अगर दोनों ने एक ही टाइप की गलती की है तो सज़ा दोनों को एक मिलेगा। लेकिन दक्ष सवाल तो पैदा होता है कि क्या वाकई भारत में विधि के समक्ष समानता है? बॉस, अगर तुम कोई गलती करते हो, थानेदार हो सकता है पीटते पाटते घर से लाए, और यही कोई गलती राज्यपाल किया, जब तक वो पद छोड़ेगा नहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं। राष्ट्रपति के साथ भी यही बात लागू होता है, न्यायाधीशों के साथ भी यही बात लागू होता है। तो सच सच बताओ ना यारा, क्या वाकई विधि के समक्ष समानता है? अनुच्छेद 15 लो, ये कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म तो समझ रहे हो कि ये हिंदू है मुसलमान है तो इसको विशेष पावर, इसको कम पावर, ये नहीं होगा। मूल वंश की राजीव गांधी फैमिली का है तो इसको विशेष रियायत होगा। महात्मा गांधी फैमिली का है, सुभाष चंद्र बोस के फैमिली का है, शहीद आजम भगत सिंह के फैमिली का है, तो इसके आधार पर कोई भेदभाव की बात होगी तो बिल्कुल नहीं होगा अनुच्छेद। लेकिन क्या वाकई ये बात लागू होता है? देखो, धर्म, मूल वंश, जाति समझ में आता है, लिंग। एक बात बतलाओ यारा, बहुत सारा हिंदुस्तान में पद है ऐसा या नहीं जो ओनली फॉर बॉयज है, और खासकर जितना मरे वाला पद है बॉस, जितना मरे वाला पद है
वो लिखा रहेगा ओनली फॉर बॉयज़ और अनमेरिड होना चाहिए। और जितना चहकने वाला है ओ माय गॉड वाला पद है सब आता है लड़कियों के लिए। जैसे देख लो एयर होस्टेस, लड़का लोग मन नहीं करता है कि हम भी इतनी चहके, तो क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ दो ये सबसे अपर फंडा है, लोअर फंडा लो। जितना वोमेंस कॉलेज है अगर हम एको लड़का पढ़ता है, सलेबस एक है, पढ़ाई वाला मास्टरों रहता है, सलाह इस बात की क्या गारंटी कि मास्टर उतना शरीफ निकलेगा? तो वहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव है कि नहीं? अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, मतलब जो जॉब होगा वो जॉब में हर किसी को समान अवसर होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को रियायत दी जाएगी और किसी को रियायत नहीं दी। लेकिन मैं पुनः पूछता हूँ कि क्या ये अवसर की समानता वाकई है? अगर है तो आरक्षण क्यों है? अनुच्छेद 17 ये छुआछूत है बाबू, ये सामाजिक बुराई होना चाहिए, इस पर कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप की बात नहीं की जा सकती। ये छुआछूत चला आ रहा था भारत में, वाकई इस पर कठोर बड़े और कड़े कदम होने चाहिए। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत, माने सरकार अपनी ओर से किसी को किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो फिर भारत रत्न क्यों, पद्म भूषण क्यों, पद्म विभूषण क्यों? तो एक बात मैं बतला दूं कि कभी कभार ये पूछता है यारा मेंस में कि भारत के संविधान ने एक हाथ से भारतीयों को अधिकार दिया तो दूसरे हाथ से लिया भी है। उसका यही आंसर है जो तुमको हम फनी मूड में बतला रहे हैं कि जहाँ विधि के समक्ष समानता इस बात का उल्लेख करता है कि भारत के तमाम नागरिकों पर कानून के दृष्टिकोण से सब एक समान होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत तेरे पद ऐसे हैं जिस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक वो उस पद पर आसीन है। तो ये विधि के समक्ष समानता के नियम का उल्लंघन समझा जाए। मतलब जहाँ एक और विधि के समक्ष समानता दिया तो वहीं दूसरी ओर दूसरे हाथ से उसको लिया भी। अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग की जहाँ तक हमने बात किया तो उसमें तुमको हम समझाए कि लिंग के आधार पर भेदभाव की बात आती है बॉस। बहुत सारा पद ऐसा है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है, बहुत सारे संस्थान ऐसे होते हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है अलग अलग। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ये खुले तौर पर रिजर्वेशन इसके अगेंस्ट चला जाता है। 17 की बात नहीं करो, 18 में उपाधि कांत जिसमें भारत सरकार स्वयं पद्म भूषण पद्म विभूषण ये सब उपाधि देती है, लेकिन क्या ये वाकई उसका उल्लंघन है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। यारा कुछ पद की मर्यादा ऐसी होती है जिस मर्यादा के कारण पद की मर्यादा के कारण पद पर रहते हुए व्यक्ति के ऊपर वो कार्यवाही नहीं की जा सकती। ड्यू टू पद, ड्यू टू पोजीशन, वो पोजीशन का सम्मान है व्यक्ति का नहीं। पद जैसे छोड़ेगा वो नागरिक था, नागरिक है, नागरिक रहेगा और उसके साथ वैसी उम्रता होगा जैसे सामान्य जन के साथ होता है। धर्म मूल वंश जाति लिंग, हमने कहा कि बहुत सारा पद ओनली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। एक बात बतलाओ यार, कभी तुम बुतरू को रख के देखना, और कोई बुतरू में बड़ी हरामी टाइप का होता है, छोटकन खड़ा रह करके घूरते घूरोगे तो चुप रहेगा, जैसे तुम धीरे 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 ऐसे बैठे कोशिश करो, साला चिचियाएगा, ऐसे लगेगा वहीं तसूर दें। पुरुषों में वो पेशेंस नहीं है। आप सोचो कि अगर कोई मर्द नर्स का काम करे तो सोच लो कितना पेशेंट बिना मौत के समय से पहले मर जाएगा, थसोड़ देगा जी। बीएसएफ के अगर बॉर्डर पर अगर महिला लोगों को लगा दे और दुश्मन खेमा के हाथ में जा पड़े तो उस वक्त देश की अस्मिता का आलम क्या होगा? ऐसे ही तो वो उल्लंघन नहीं है, वो अपवाद है। अवसर की समानता, अरे एक बात बतलाओ कि अगर एक माता पिता को 2 बच्चे हैं और एक अपाहिज निकल जाए तो तय है कि माता पिता ज़्यादा ध्यान लाड़ प्याल और दुलार देना चाहेगा उस अपाहिज को। वैसे ही अगर कोई रईस का बेटा है, मेडिकल उसका बाप डॉक्टर बनाना चाह रहा है, इंजीनियर बनाना चाह रहा है, बोकवा बेटवा उसका अंतर्राष्ट्रीय बोका है, वो पढ़ के पास करिए नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बाप को पैसा है, मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देता है कि नहीं, तो क्या पैसा आने पर मेरिट आ जाता है? नहीं ना आता है। तो अगर कोई 2-4 नंबर कम लाया और वो सब फ्रंट लाइन मुख्य धारा में आ गया, इसमें अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है। किसी भी राष्ट्र का एक कर्तव्य होता है कि समाज के दिनहीन तबके को समाज की मुख्य धारा में लाना, और एक टाइम के लिए तब तक जब तक कि समाज के दबे और कुचले हुए वर्ग को समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तब तक ये रहेगा। जैसे ही आ जाएगा इसको समाप्ति का भी प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 छोड़ दो, 18 उपाधि कांत, इसलिए सरकार पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न नहीं देती है यारा कि समाज के शेष तबके के ऊपर कोई उंगली उठाई जाए, बल्कि मूल मकसद यह होता है कि जो लोग अच्छा काम करे उसको पुरस्कृत किया जाए, इस पर्पस से उन लोगों को दिया जाता है। तो ये था
मौलिक अधिकार में तुम्हारा समता का अधिकार, दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो एक आज़ाद राष्ट्र का नागरिक होने के नाते यारा किसी भी व्यक्ति को कहीं भी निर्बाध आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, पसंद की नौकरी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संगम या संघ बनाने की अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए अनुच्छेद 19 देखते हो, टीवी डिबेट में जो मुर्गा लड़ाई टाइप पर एक एंकर होता है जो मुर्गा को लड़ाने का काम करता है, एक सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा, एक एकरा पूछेगा ओकरे पूछेगा। तो इसमें आ जाता है वाक स्वतंत्रता, ये बोलने का अधिकार। मतलब दिमाग में वाक कायल रखोगे, किताबी लैंग्वेज है बोली दिमाग में रखना। अनुच्छेद 20 में आ जाता है दोष सिद्धि कि अगर कोई दोष किसी पर आरोप लगाते हो तो उसको प्रमाणित करो। 21 में तुमको आत्महत्या का कोई अधिकार नहीं, तुमको जिंदा रहना, दैट इज जिंदगी, यही लैंग्वेज रखोगे। और 22 अगर समाज के नियम कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो, गिरफ्तारी। तो सीधा रखना, 19 में बोली 20 में दोष, 19 में बोली 20 में दोष, 21 जिंदगी 22 गिरफ्तारी। एक बार दोहरा लो, 19 बोली 20 दोष, 21 जिंदगी 22 गिरफ्तारी। 19 बोली 20 दोष, 21 जिंदगी 22 गिरफ्तारी। 19 बोली 20 दोष, 21 जिंदगी 22 गिरफ्तारी। ये फंडामेंटल, यही कारण है ना यारा। तुम देखता होगा कि बहुत सारा डॉक्टर इंजीनियर जो है डॉक्टर इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस निकाल लेता है। वो बना था किस पर्पज़ से? वो बना था देश की सेवा करने के लिए। किस लिए? तो डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में। लेकिन वो कर क्या रहा है? आईएएस बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, अवसर की समानता भी है और स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें तुम अपने पसंद की वृत्ति को अपना सकते हो, चाहे तो तुम अपनी नौकरी को छोड़ सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर देखोगे, एक बार हम मेंस ओरिएंटेड तुम लोगों को वीडियो हम बना के देंगे, देखना। जानते हो जो हवा खड़ा करता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है आईएएस बनने के लिए, खाक नहीं पढ़ना पड़ता है यार। 250 शब्द लिखने के लिए तुमको क्या गो पॉइंट चाहिए? 3 गो 4 गो पॉइंट बहुत है। 3 घंटा का सिनेमा देखते हो, बाहर निकल के 3 मिनट नहीं बोल पाते हो। तो जरा सोच लो, 3 पॉइंट को बढ़िया से एकदम प्रत्यक्ष शैली में अगर लिख दो तो हल्के मचा दोगे। चूँकि इंस्टीट्यूट वाले को लेना रहता है 1.25 लाख रुपया, हम भी 25,000 रुपया लेते थे। यही साल पीएससी वाला मेंस वाला पैसा ले रहे हैं। तो जब तक हाई बुक नहीं क्रिएट करेगा लोग देगा नहीं। तो ड्रामा होता है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ बहुत कम होता है। ऑब्जेक्टिव में हो गया यही 19 20 21 22 बोली 2, 19 में बोली 20 में दोष, 21 में जिंदगी 22 में गिरफ्तारी। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23 और 24। इसमें 23 बाल श्रम का विरोध करता है और 24 बलात् श्रम का विरोध करता है कि बलजरन आप किसी को नहीं खटा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है 25 से 28 तक। 25 में क्या आता है? प्रचार की, अपने धर्म का प्रचार करो, उसके अनुसार तुम आचरण करो, प्रचार। उसका जो मैनेजमेंट आता है, प्रबंध आ जाता है 26 में। एक एक वर्ड दिमाग में रखना, सेटर की औकात नहीं किस वर्ड को लिखे बगैर आंसर लिख ले। प्रचार प्रबंध। 27 में आ जाता है कर। कर का मतलब यहाँ टैक्स समझना। और शिक्षा, जो धार्मिक शिक्षा आता है, विशेष तुम लोगों को अलग अलग वीडियो में दे चुके हैं। यहाँ तक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल का क्वेश्चन पूछता है। अब जरा सा वापस आओ, देखो क्या क्या पूछता है। संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 1230 और 32 से 35। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18। मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितना है? तो 6। किस अधिकार को हटाया? संपत्ति के अधिकार को हटाया। कब हटाया? तो 1978 में हटाया। केवां संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। डन डना डन डन। अब आ गया अनुच्छेद 14। तो दिमाग में रखना एकदम शॉर्टर में। 14 में विधि, 15 में धर्म मूलवन, 16 में अवसर, 17 में छुआछूत, 18 में उपाधि का अंत, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार एकदम फर्स्ट क्लास रखना। 19 में बोली, 20 में दोष, 21 में जिंदगी, 22 में गिरफ्तारी, 23 में बाल श्रम, 24 में बालात् श्रम। ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा ये जो आ जाता है, क्या नाम इसका, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 23 में बाल श्रम है, 23 में बालात् श्रम है और 24 में बाल श्रम है। 23 में आ जाएगा बालात् श्रम। अच्छा नहीं लिखे हैं। 23 में आएगा बालात्। अब कहोगे सर बालात् श्रम क्या है? जैसे हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, वीडियो भी बना के मेहनत करके दे रहे हैं, पसीना भी टपक रहा है, लेकिन तुम लोगों को लाइक करने में उंगलियां टूटता है। तो हो जाएगा कि तो नहीं हमारा मंगनी में खटाया, ये आ जाएगा बालात् श्रम। बाल श्रम 14 साल से कम उम्र के, यारा कोई फोर्स नहीं है कि तुम मेरे वीडियो को लाइक ही करो, लेकिन सुझाव जरूर दो। ये आ जाएगा बाल श्रम में। तो ये आ गया यहाँ पर प्रचार प्रबंध कर शिक्षा। इतना जबरदस्त पूछता है। एक 29-30 भी पूछता है। 29 में आता है अल्पसंख्यकों का हित, तो लिखेगा 29 हित, और 30 में आ जाएगा तुम्हारा क्या, अल्पसंख्यकों का शिक्षा। आप इस वीडियो पर जो भी तुम लोगों को कहना होगा वो कम से कम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
इरादा हो तो निश्चित कर दें, नहीं तो कमेंट करके अपनी विचारधारा और भाव को सामने जरूर रखें, अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।